Hello everyone. Do you know how the laws are made in our parliament? And there are different kind of bills which have different procedure like money bill and ordinary bill. So आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी ने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें फाइनेंशियल प्रोसीजर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। यू मस्ट बी अवेयर कि हम लोगों ने शेड्यूल भी जारी किया है कि पूरे एक शेड्यूल के साथ डेली किसी एक टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। शेड्यूल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द काइंड ऑफ बिल। दो टाइप के बिल होते हैं। जैसे हमारे पार्लियामेंट में देर आर ए फ्यू एमपी जो कि मिनिस्टर भी हैं। तो अगर गवर्नमेंट कोई बिल लेकर के आती है तो उसको हम पब्लिक बिल बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल भी उसे बोलते हैं। बट अगर कोई बिल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के अलावा कोई और एमपी पार्लियामेंट में प्रपोज करता है तो उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। अब इसी कंटेक्स्ट में देखते हैं कि कोई जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो क्या कहते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि प्राइवेट मेंबर बिल इज ए बिल रिप्रेजेंटेड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट who is not elected by but only nominated by president of India। ये नहीं है डेफिनेशन। जो प्राइवेट मेंबर बिल का डेफिनेशन है वो ये है कि he is not a minister, so that's why this is wrong। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। Recently, a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history। In fact, फैक्ट जो है वो इसके उल्टा है। लास्ट 4 डिकेड में कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। बट आज़ादी के पहले 2 डिकेड में कुछ प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए थे। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और करेक्ट आंसर है डी, नाइदर वन नॉट टू। नॉर्मली प्राइवेट मेंबर बिल के पास होने की संभावना काफ़ी कम होती है क्योंकि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती है। गवर्नमेंट उसको एज ए मैटर ऑफ प्रेस्टीज ले लेती है कि हमारे अलावा कोई और बिल लेकर के कैसे आया है। और गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी होती है लोकसभा में। गवर्नमेंट के बिना सपोर्ट के कोई बिल पास हो ही नहीं सकता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मनी बिल। अब इसमें ये बोल रहा है कि व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। राज्यसभा ने एक मनी बिल को अमेंड कर दिया तो उसके बाद क्या होगा। तो मनी बिल के केस में आप जानते हो कि दिस इज वन मैटर वेयर राज्यसभा इज इंफीरियर टू लोकसभा। राज्यसभा के पास इक्वल पावर नहीं है। तो अगर राज्यसभा ने अमेंड किया है तो बिल वापस लोकसभा के पास जाएगा। लोकसभा उसमें फाइनल कॉल लेगी कि इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और लोकसभा अगर अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं भी करे तो भी ये बिल पास माना जाएगा। सो लेट्स सी कि जो 4 ऑप्शन एबीसीडी दिए गए हैं उनमें से किस में ये वाली बात कही गई है। पहले देखते हैं ए ऑप्शन। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन। बिल्कुल यही वाली बात तो हम कह रहे थे। सो इट सिम्स कि ये वाली सही आंसर है। बट हमें एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल बी, सी और डी ऑप्शन भी देखना चाहिए। बी में देखते हैं क्या है। लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फॉर द। बिल्कुल सही बात नहीं है ये। लोकसभा इसके बाद भी उसको पास कर सकती है। लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। नहीं, लोकसभा के पास फाइनल अथॉरिटी है। रिकंसिडरेशन वाली चीज तो राज्यसभा करेगी कि राज्यसभा लोकसभा को भेजेगी कि भाई हमें कुछ अमेंडमेंट के साथ हमने पास किया है, आप इसको दोबारा विचार करें। तो ये भी गलत है। द प्रेसिडेंट में कॉल ए ज्वाइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल के केस में नहीं होता है। इसी चीज को एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के तौर पे भी बाद में पूछा गया है। बट एज ऑफ नाउ हमारा आंसर हो गया ए। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी बिल पे ही दोबारा एक क्वेश्चन आया 2018 में कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और इसमें ये पूछा गया है, जैसे आप मनी बिल के केस में ऐसा है कि आर्टिकल 110 में आइटम्स लिस्ट किए गए हैं। उन आइटम्स पे ही अगर आइटम्स या मैटर्स पे, उन मैटर्स पे ही अगर कोई बिल आया है तो उसको मनी बिल बोलेंगे। और उसके अलावा कोई और आइटम पे बना है अगर कोई बिल तो उसको हम ऑर्डिनरी बिल बोलेंगे। जो पहला है वो टैक्स के बारे में है। जो दूसरी चीज है वो बोल रहा है कि कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो सी ऑप्शन है वो बोल रहा है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम
कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और जो डी ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम चल के देखते हैं आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 क्या कहता है? 110 में पहला ए जो पॉइंट है वो है इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ये हमारे एक ऑप्शन में भी था, हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में था, बट टैक्स का मामला एक ऑप्शन में है। दूसरे में है बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी, ये भी हमारे एक ऑप्शन में है। सी में है कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये भी एक ऑप्शन में है। वी विल अगेन लुक कि कौन से ऑप्शन में है। और डी में है अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे थोड़ा सा यूपीएससी ने उल्टा किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने की बात की जा रही है, जबकि यूपीएससी जो ऑप्शन बनाया है अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया किया है। तो यूपीएससी ने बहुत चालाकी से थोड़ा सा चेंज किया है, कंसोलिडेटेड की जगह पे कंटिजेंसी फंड डाला है। दैट्स वाई सी ऑप्शन इज रॉन्ग, और हमारा आंसर यही हो गया क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे एक सजेस्टेड रीडिंग आई वुड सजेस्ट यू कि मनी बिल से ही रिलेटेड फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल होता है, उसको आप अच्छे से पढ़ लें। और इसके साथ ही देयर आर 3 टाइप ऑफ फंड्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इन 3 फंड्स के बारे में भी आप अच्छे से जान लें। अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इन फंड्स पे सिर्फ स्पेसिफिक। नेक्स्ट ड्यू थिंग इज दिस। नाउ लेट्स लर्न ए बिट अबाउट कि क्या मनी बिल में होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं। सो आई विल हेल्प यू विद ए निमोनिक, जिसकी मदद से हम इनको याद कर सकते हैं। So the mnemonic is जो थोड़ा सा in a lighter note, and I would like to give a disclaimer over here. It is only for the teaching purposes. I have nothing against or in favor of any politician. So the mnemonic that comes is कि राहुल गांधी को टैक्स मामले के बारे में टैक्स का एबीसी सीखना था राहुल गांधी को, तो उन्होंने अपने सीए को बुलाया। ठीक है, सो इससे आप याद कर सकते हो कि राहुल गांधी को टैक्स की एबीसी सीखनी थी, तो उन्होंने अपने सीईओ को बुलाया। अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं। आर स्टैंड्स फॉर रिसिप्ट ऑफ मनी। रिसिप्ट ऑफ मनी से रिलेटेड मैटर जो होगा वो मनी बिल होगा। टी स्टैंड्स फॉर टैक्स रिलेटेड मैटर। ए स्टैंड्स फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। बी स्टैंड्स फॉर बोरोइंग और गिविंग गारंटी। सी स्टैंड्स फॉर कस्टडी ऑफ फंड्स। द नेक्स्ट सी स्टैंड फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर। कुछ एक्सपेंडिचर चार्ज होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप डिटेल में जाकर के पढ़ लें कि किस टाइप के एक्सपेंडिचर चार्ज होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो चार्ज हैं। एंड ए स्टैंड्स फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो इस टाइप के जो भी मैटर होंगे उन मैटर्स को मनी बिल बोला जाएगा। इसमें एक चीज और भी है कि सिर्फ यही मैटर होने चाहिए उस बिल में। अगर ये भी है और कोई और भी मैटर है तो उसको हम फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन का प्रोसीजर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब लोकसभा लैप्स करेगा, लोकसभा प्रोरोग होगा या डिजॉल्व होगा, तो उस केस में जो बिल्स पेंडिंग है उनका क्या होगा, इस पे क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि जो बिल लोकसभा में पेंडिंग है वो इसके प्रोरोग होने पे लैप्स हो जाएगा। प्रोरोग होने का मतलब जब सेशन चल रहा है उसको आपने समाप्त कर दिया। जैसे 3 सेशन होते हैं, हमने पिछले क्लास में देखा था, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो अगर बजट सेशन जब समाप्त होता है तो उसको बोलते हैं कि सेशन इज प्रोरोग्ड, द हाउस इज प्रोरोग्ड। तो नेचुरल सी बात है कि अगर बजट सेशन में कुछ बिल पास नहीं हुए तो वो बिल अगले सेशन में लिए जाएंगे पास होने के लिए। सो उन बिल को लैप्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दैट्स वाई ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, ये वाली बात सही नहीं है। लेकिन अगर हाउस ही डिजॉल्व हो जाती है, लोकसभा का टर्म कंप्लीट हो जाता है, उस केस में जितने भी बिल जिन पे लोकसभा ने विचार किया है वो सारे बिल लैप्स कर जाएंगे। जो नई लोकसभा आएगी वो नए सिरे से उन सारे बिल पे विचार करेगी। आई विल रिपीट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर
लोकसभा का टर्म कंप्लीट होता है या लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है फॉर एनी रीजन, तो जितने भी बिल हैं जिस पे लोकसभा ने एग्जिस्टिंग लोकसभा ने विचार किया है वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे। अब देखो इसमें दो चीजें हो सकती है, एक तो कि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ और वहीं पे अभी पेंडिंग है तो लैप्स हो ही जाएगा। एक ये भी हो सकता है कि लोकसभा ने पास कर दिया और वो अभी राज्यसभा के पास पेंडिंग है, वो भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि नई लोकसभा नए सिरे से विचार करेगी और फिर उसको राज्यसभा के पास भेजेगी। लेकिन अगर दोनों हाउसेस से पास हो गया, ठीक है, फिर वो उसको पार्लियामेंट का विचार कंप्लीट हो चुका है, वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं कि बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा, मतलब राज्यसभा में आया, लोकसभा में अभी गया ही नहीं है, अभी राज्यसभा में आया, राज्यसभा में ही पेंडिंग है। ठीक है, तो राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, तो उसको तो लैप्स होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सो सच ए बिल सेल नॉट लैप्स, ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमारा आंसर हो गया टू ओनली। ठीक है, सो इसके जो डिटेल प्रोविजन मैंने आपको बता दिया है, इसको आप पॉइंट डाउन करके इस पे कंफ्यूजन स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, और इसमें कुछ खास तिकड़म नहीं है, बस इंग्लिश में इतना बड़ा सा स्टेटमेंट देख के बहुत सारे स्टूडेंट 2016 में एग्जाम में कंफ्यूज हो गए थे। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडलॉक जब होगा लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। वो ज्वाइंट सिटिंग किस टाइप के लेजिस्लेशन में बुलाई जा सकती है? जब अभी अभी हमने देखा मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता, तो ये सेकेंड इज रूल्ड आउट। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में है। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट, आंसर इज ए वन ओनली। नेक्स्ट, व्हेन ए बिल इज रेफर टू ए ज्वाइंट सिटिंग, अगर हमने ज्वाइंट सिटिंग को देखो 2012 में पहले कौन कौन से बिल का ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है ये पूछा गया, 2015 में किस मेजोरिटी से पास होगा ये पूछा गया, तो ये ज्वाइंट सिटिंग पे रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। सो ये इस चीज को दर्शाता है कि पीवाईक्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पीवाईक्यू किसी ने किया होगा बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर देगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जब ज्वाइंट सिटिंग में कोई भी बिल पास होगा तो किस टाइप की मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी, और आंसर इज ऑर्डिनरी बिल है तो वो सिंपल मेजोरिटी ही रिक्वायर्ड होगा। तो जो ज्वाइंट सिटिंग में सारे लोग हैं उनकी सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, यही आंसर है, कोई स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सेड कि ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा का विचार अक्सर प्रोमिनेंटली एक्सेप्ट किया जाता है, रीजन बीइंग कि लोकसभा हैज हायर नंबर ऑफ मेंबर्स। So that's all that we had in today's class. In the next class, we shall be discussing about the procedure in financial matters and funds related questions. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनमें से कई सारे चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट लगती है स्टूडेंट्स को, तो इफ़ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन एनी ऑफ दिस मैटर्स प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो, हम उसको आपके कमेंट में आंसर के थ्रू रिप्लाई करेंगे। So keep studying, take care, good night.